गंगाराम अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती और एक बेटा गुड्डू है। घर चलाने के लिए गंगाराम एक ही किराने की दुकान पर 2 साल से काम कर रहा है। 2 साल से उसके मालिक ने उसका पगार नहीं बढ़ाया था। आज गंगाराम मालिक से फिर से पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, जितना पगार आप देते हो उससे घर का गुजारा तो हो जाता है, पर गुड्डू के स्कूल का पैसा, मालती के गिरवी रखे गहने, ये सब के लिए पैसा बचता ही नहीं है। अरे गंगाराम, में हम क्या करें? तुम्हें अगर ज्यादा पगार चाहिए तो शहर चले जाओ, वहाँ मॉल है, घंटों के हिसाब से पगार मिलेगा, जाओ। क्यों मजाक कर रहे हो मालिक? शहर आने जाने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो क्या तुम्हें सब थाली में परोस के दूं? दिमाग मत खराब करो, पगार उतना ही मिलेगा। काम करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। गंगाराम अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर घर चला जाता है। गंगाराम के घर पर मकान मालिक आए होते हैं भाड़ा लेने के लिए। अरे अब तो आधा घंटा हो गया है, कब आएगा गंगाराम? मालती जी, मुझे और भी बहुत काम है। आते ही होंगे, थोड़ी देर और रुक जाइए। गंगाराम घर के बाहर से सारी बातें सुन रहा था। मकान मालिक को भी अभी आना था। हे भगवान, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? जब तक ये जाता नहीं मैं यहीं छुपा रहता हूँ। गुड्डू, जरा बाहर जाकर देख, बाबा आ रहे हैं क्या? गुड्डू बाहर देखता है तो उसके बाबा वहीं पर छुपे होते हैं। गंगाराम मुँह पर उंगली रखकर गुड्डू को चुप रहने के लिए कहता है। मम्मी, बता दूं क्या? यहीं छुप के खड़े हैं। क्या? अरे हाँ, ये देखो। वाह भाई वाह, गंगाराम, थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ चोरों की तरह छुपे हो। अरे नहीं नहीं, अरे मैं खुद अभी यहाँ आया हूँ। अरे और कितना झूठ बोलोगे? कम से कम गुड्डू के सामने तो झूठ मत बोलो। लाओ मेरे घर का भाड़ा, लाओ। अरे मुझे जरूरी काम है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या? अरे तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है? मेरे पास पैसे थे, पर गुड्डू बीमार हो गया था, उसी के दवा दारू में पैसे चले गए। अरे मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? कम से कम मेरा घर तो मुझे मिल जाएगा। कल पैसे दे देना, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। गंगाराम की कमाई कम थी और खर्चा ज्यादा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पैसे मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता। हर तरफ से गंगाराम परेशान था। उसी रात गंगाराम आत्महत्या करने की कोशिश करता है। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में जहाँ इतनी परेशानी हो, मैं मर जाऊंगा। गंगाराम स्टूल पर खड़ा हो जाता है, अपने गले में रस्सी डालता है। जैसे ही गंगाराम अपने पैर से स्टूल को हटाने की कोशिश करता है, वैसे ही बल्ब की लाइट बंद चालू होती है और पूरा परिवार बल्ब के अंदर समा जाता है। बल्ब की दुनिया में आते ही हर एक चीज की बनावट बल्ब जैसी होती है। घर की बनावट, गाड़ियों की बनावट, पर वहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे आ गए? हमारा घर और हमारा गांव? अरे मुझे भी नहीं पता हम कहाँ आ गए। ना कोई दुकान है, ना इंसान। पूछें तो किससे पूछें? तभी एक साधु सफेद कपड़े में वहाँ आता है। ये बल्ब की दुनिया है। जो इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान होके मरने की कोशिश करता है, वो यहाँ आता है। ये रही तुम्हारी घर की चाबी। साधु जी, इस घर का भाड़ा कितना होगा? मेरे पास भाड़ा देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सब कुछ फ्री है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा घर है। घर में जाओ और जो भी चाहिए वो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बल्ब का घर बाहर से बहुत छोटा था, पर अंदर जाते ही बहुत बड़ा घर बन जाता है। सोफा, टेबल, बड़ा सा टीवी, सब कुछ वहाँ था। मालती, मुझे बहुत भूख लगी है। काश की चिकन बिरयानी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। गंगाराम के ऐसे कहते ही अपने आप चिकन बिरयानी आ जाती है। गुड्डू पिज्जा मांगता है। सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं। इसके बाद मालती सोने का हार मांगती है। गुड्डू बहुत सारे खिलौने मांगता है। उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा था। उनकी जिंदगी खुशियों से बीत रही थी, पर कुछ ही दिनों में पूरा परिवार बल्ब की दुनिया से ऊब जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं तो यहाँ खाना भी नहीं बना सकती। माँ, यहाँ मेरे पास खेलने के लिए दोस्त भी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी ऊब गया हूँ। ना कुछ करना पड़ता है, ना कुछ सोचना, बस पड़े रहना। ये भी कोई जीवन है? इससे अच्छा तो पहले परेशानी वाला जीवन था। हाँ, कम से कम हम वहाँ जी तो रहे थे। यहाँ तो बस समय काट रहे हैं। चलो उस साधु से बोलकर वापस चलते हैं। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। साधु जी, हमें वापस उसी दुनिया में भेज दो जहाँ से हम आए हैं। यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, हम पागल हो जाएंगे। सोने का हार तो है, लेकिन दिखाने के लिए लोग नहीं है। साधु बाबा, मेरे पास खेलने के लिए बहुत खिलौने हैं, पर दोस्त नहीं है। मुझे अपने दोस्त के पास जाना है।
आखिर तुम्हें समझ आ गया। गंगाराम, तुम परेशानियों से बचने के लिए मरना चाहते थे, पर देखा कि परेशानी के बिना जीवन कितना खाली है। हाँ महाराज, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप हमें वापस भेज दीजिए। ठीक है गंगाराम, जैसी तुम्हारी इच्छा। साधु जी जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। अचानक से तीनों अपने घर लौट आते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी का क्या मोल है ये उन्हें बिल्कुल समझ आ गया था। गंगाराम अपने परेशानियों को ठीक करने के लिए एक गोदाम में कुछ घंटों के लिए नौकरी करने लगता है और मालती पापड़ बनाकर बेचने लगती है। 1-2 साल में ही उनका सारा कर्जा चुकता हो जाता है और अब वो लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। एक समय की बात है, फरीदाबाद नाम के गांव में एक वकील रहता था जिसका नाम था जोगनलाल। उसे सिर्फ एक ही चीज़ प्यारी थी और वो थी उसकी चालाकी। उसे लगता था कि उसके जैसा वकील उस गांव में दूर दूर तक कहीं नहीं है। उसे ही क्या, गांव में सभी को यही लगता था। इसका असर ये था कि जोगनलाल सभी को फंसा कर रखता था। एक दिन की बात है, कुछ गांव वाले जोगनलाल के पास आते हैं और जोगनलाल से एक गांव वाला, जोगन भाई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। उस जमींदार ने धोखे से मेरी जमीन अपने नाम कर ली है। मैं ठहरा जो अनपढ़, लल्ला के स्कूल में पैसे भी जमा करने हैं, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। मेरी मदद करो जोगन भाई। अरे देखो भाई, मैंने भी मुफ्त की कचहरी तो खोल के नहीं रखी है यहाँ। मुझे भी अपना घर चलाना होता है, तो कुछ तो नेक पानी लगेगा। मैं समझ गया जोगन भाई, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर मिल जाएंगे। तब तक तुम इस मामले के बारे में जरा सोचो। सबसे पहले पैसे का दर्शन, फिर दुख भंजन, समझे भाई? ऐसा कहकर जोगनलाल हंसने लगता है। बेचारा गांव वाला अपने अश्रु रोकते हुए वहां से चला जाता है। उस वक्त गांव वाले और जोगनलाल के अलावा वहां एक और व्यक्ति थी। वो थी जोगनलाल की 10 साल की बेटी ज्योतिका। जितना घमंड जोगनलाल के अंदर था, उतना ही प्रेम ज्योतिका के अंदर अपने पिता के लिए था। एक दिन ज्योतिका अपने पिता से, पिताजी एक बात बताइए। एक क्या, तुम 2 बातें पूछो बिटिया। पिताजी, उस दिन जो काका आपसे मदद मांगने आए थे, आप उनसे पैसे क्यों मांग रहे थे? आपने तो कहा था ना कि हमें लोगों की मदद बिना किसी धन या लोभ के करनी चाहिए। जोगनलाल पहले तो चकित हुआ, फिर हंसने लगा। बेटी के मासूम सवाल का जवाब जोगनलाल ने कुछ इस तरह दिया। अरे ज्योति बेटी, जब तुम वकील बनोगी तब ये बातें जानोगी। उस रात जोगनलाल तो अच्छी नींद सोया, पर ज्योतिका उस जवाब को हमेशा अपने हृदय में लेकर गहरे विचार में रही। कुछ साल बाद उसने ठान लिया कि वो भी वकालत करेगी। उसने गांव से बाहर जाकर शहर में एक कॉलेज से लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और बाहर ही अपने पसंद के लड़के से शादी भी कर ली। इसी कारण जोगनलाल और ज्योतिका के रिश्ते में खटास हो गई थी। इधर जोगनलाल आज भी लोगों का फायदा उठाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, पर उसके कानों में ये बात पड़ गई थी कि गांव में कोई नया वकील आया है जो कम दाम में लोगों की मदद कर रहा है। अब जोगनलाल अपने जीवन के ऐसे पायदान पे था जिसमें उसे किसी चीज का डर नहीं था। पर कहते हैं ना, आंधी नंगे पांव आती है और इंसान से नंगा नाच करवाती है। जोगनलाल के लिए ये वक्त देर से ही सही, पर आया जरूर था। जोगनलाल ने देखा धीरे धीरे उसके सारे ग्राहक उस दूसरे वकील के पास जा रहे थे। हद तो अब हो गई जब गिने चुने पुराने ग्राहकों ने भी जोगनलाल से मुंह मोड़ लिया। अब जोगनलाल गुस्से में अपना होश खो बैठा था। वो दौड़ते हुए देखने गया कि आखिर कौन है जो उसका धंधा चौपट कर रहा है। जब जोगनलाल उस वकील के दफ्तर में पहुंचा तो उसे देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो कोई और नहीं, प्रलय था, उस गांव वाले का बेटा जिसने जोगनलाल से मदद मांगी थी। प्रलय बेटा, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद तुमने गांव छोड़ दिया। जी हाँ काका, गांव तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से वापस आ गया हूँ। अच्छा है बेटा, लगा नहीं था कि तुम भी कभी वकालत करोगे। क्यों काका, वकालत क्या सिर्फ आपके नाम है? प्रलय का जवाब सुनकर जोगनलाल के चेहरे पर से मुस्कुराहट हट गई और उसने प्रलय को सचेत किया। बेटा, भला यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो क्या? पिताजी की तरह क्या आप मुझे भी जलील करेंगे और झूठे कागज बनाकर मेरी जमीन बेच देंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? जो सच है। जोगनलाल तभी जोर जोर से हंसने लगा और प्रलय से कहने लगा, समझदार तो हो,
पर उतने ही मूर्ख भी। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिताजी को फंसाया था, अब तुम भी फंसोगे। आज ही तुम्हारी कचहरी में तोड़फोड़ होगी और सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए, समझे? तभी अंदर से ज्योतिका की आवाज आती है। इतने जल्दी नहीं पिताजी, असली वकील यहाँ है। ज्योतिका अपने स्मार्टफोन के साथ बाहर आती है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। आप तो बहुत चालाक है, फिर आपने ये क्यों नहीं पता किया कि वो वकील आदमी है या औरत? अब आपका घमंड यही खत्म होता है। जोगनलाल को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बेटी उसके खिलाफ खड़ी थी, वो भी गांव वालों के साथ जिनके आंखों में चमक थी। तभी ज्योतिका प्रलय का हाथ पकड़ती है। जोगनलाल पत्थर सा खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। क्यों चौंक गए आप? प्रलय ही मेरे पति है। मैं बहुत पहले ही समझ गई थी आपका खेल। आप ही ने कहा था ना कि मेरे सवाल का जवाब मुझे वकील बनने पर ही मिल जाएगा। आप सही थे, पर मुझे मिला जवाब आपसे अलग है पिताजी। जोगनलाल इतना सुनते ही अपने पैरों पर गिर पड़ता है और प्रलय और गांव वालों से माफी मांगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। ज्योतिका अपने आंसू पोंछती है और पुलिस से कहती है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। जाने से पहले जोगनलाल ज्योतिका से कहता है, ज्योति, मेरी शर्मिंदगी में भी तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। कभी मत बदलना बेटी, हमेशा ऐसे ही रहना। ज्योतिका और प्रलय बस एक आंख जोगनलाल को देखते हैं और फिर पुलिस जोगनलाल को ले जाती है। अब ज्योतिका गांव वालों के सेवा में खुद को लगा देती है और प्रलय के दिल का प्रलय उसके पिताजी को इंसाफ मिलने पर अब शांत हो गया था। फरीदाबाद में फिर एक बार शांति और सुलभता आ गई थी। दोस्तों, लालच तो बुरी बला है ही, पर उससे भी बुरा है घमंड, अपनी कला का, अपने गुणों का। इसीलिए हमें हमेशा जिंदगी में नेकी और सही काम करने पर ध्यान देना चाहिए। बदले की भावना हमें नष्ट कर सकती है, इसीलिए हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमेशा अपना धर्म निभाना चाहिए।